जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला, जो हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। उसमें हमने वर्ण क्या होता है, मौखिक वर्ण क्या है, ध्वनि किसको कहते हैं, किसको स्वर कहेंगे, किसको व्यंजन कहेंगे, इस सब के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। आज हम देखेंगे वर्णमाला का पहला प्रकार स्वर। इससे पहले हमने स्वर की परिभाषा क्या होती है, क्या है, ये सब हमने देख लिया है। आज हम सीधे रुक करेंगे हमारे स्वर की ओर। सबसे पहले एक बात और बता दें, मुख से निकलने वाली वह ध्वनियाँ जिनका मुख विवर या फिर मुख में कहीं भी निकलते समय हवा कहीं भी टकराता नहीं है, आबाद गति से निकल जाता है, उसे हम कहते हैं स्वर। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर कुल कितने प्रकार के हैं। इसमें बहुत सारे मतभेद रहते हैं, इसको आज हम क्लियर करते हुए चलेंगे। हमारे एग्जाम में स्वरों की संख्या ये देख लीजिएगा, आ ई उ ए ओ औ अम ओ और री, है ना। कभी कभी यही तक का मान लिया जाता है। अम और आहा को, है ना, अम और आहा को स्वर में कभी कभी गिनती नहीं करते। ठीक है, उसका रीजन अभी बताएंगे, इसको कभी कभी गिनती क्यों नहीं करते। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में जब पूछा जाता है ना, तो स्वर की संख्या 11 ले ली जाती है। अ से ई तक कितना ले ली जाती है, 11। ठीक है, अ से री तक उसकी संख्याएं जो है 11 ले ली जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी है, तो कभी कभी इसको ले लिया जाएगा 11। ये 11 कहाँ तक है, तो ये अ से लेकर, है ना, ये री तक। ठीक है, ये अ से लेकर री तक इसको 11 मान लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन के अनुसार 13 भी ऑप्शन में रहता है ना, 13 भी ऑप्शन में रहता है, तो अम और आह को भी स्वर मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक में ये जो अम और आह है, हमारे स्वर मूल रूप से नहीं है, ये है हमारे आयोग व, है ना। ये है आयोग व, ये ना तो पूर्ण स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। जब ये स्वर के साथ आते हैं तब ये व्यंजन की तरह व्यवहार करते हैं, जब ये व्यंजन के साथ जाते हैं तो ये स्वर की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं हम ये बाद में समझाएंगे, बस फिलहाल इतना जान लीजिए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो अ आ ई उ ए ओ और री। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, तो आपको लगाना रहेगा 11। और कभी ये पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है ना, कभी कभी ये पूछ दिया जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, उस स्थिति में आपको लगाना रहेगा 13। देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, है ना। क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के पूछेगा। कभी कभी तो पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुछ लोग ये मान बैठेंगे कि ये अम और आहा को छोड़ के बाकी 11 को मूल मान लेंगे। ये उचित नहीं है। मूल स्वर क्या होते हैं मैं अभी और आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि आ ई उ ए ओ और री, ये हमारे 11 स्वर हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको अम और आहा को भी ऐड करके उसमें आपको बताना रहेगा। ठीक है, ये है हमारे स्वर। अब देखते हैं स्वरों की मात्रा क्या होती है। देखिए, मात्रा केवल स्वरों की होती है, याद रखिएगा, है ना। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। मैंने क्या कहा, मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मात्रा क्या होता है। कभी कभी हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये छोटी ई, बड़ी ई, ये हमको सिखाने के लिए बताया गया था, है ना। और कभी कभी छोटा आ की मात्रा बता दिया जाता है, लेकिन छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होता, है ना। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ क। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ क, सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ क, लिखता हूँ यहाँ पे, ये मैंने क लिखा। इसमें अब बताइए, इसमें क प्लस अ है, तो यहाँ पे कोई मात्रा आपको दिख रही है? नहीं, बस क से हलंत हट चुका है ना। यदि मैं इस क से अ को बाहर निकालूं तो ये क, सॉरी, ये क जो है, ये जो नीचे हलंत है प्लस ये अ बन जाएगा, है ना। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो हम यहाँ देखेंगे अ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा एक खड़ी पाई होती है। छोटी ई की मात्रा किसी शब्द के पीछे लगता है। बड़ी ई की मात्रा ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ, ए ओ और ये री, है ना।
मात्रा कहने का मतलब ये है कि हम अ आ ई ओ को पूर्ण उसके देवनागरी लिपि में ना लिख के, देवनागरी लिपि मतलब इस चिन्ह में ना लिख के, है ना, आ ई को हम इस चिन्ह में न लिखकर एक मात्रा के रूप में दर्शाते हैं, उसी को बोला जाता है मात्रा। और मात्रा के रूप में दर्शाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम स्वर को उच्चारण करते हैं, है ना, जब हम स्वर की उच्चारण करते हैं तब की स्थिति में क्या होता है कि स्वर, क्योंकि वो स्वर जो है, सॉरी, व्यंजन जो है उसकी खुद की मात्रा नहीं होती, और वो जैसे मुख विवर से बाहर निकलता है तो वो टकरा के कहीं गिर जाता है। वो गिरने के बाद उसको उठाता कौन है? स्वर। इसीलिए स्वर को उसे हेल्प करना पड़ता है व्यंजन का। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ राम लिख रहा हूँ, है ना, आप बताइएगा कि मैं सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ। रा आ मा आ। अब इसको जोड़ के बताइए मैं सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ। रा का आपको हल्का उच्चारण करना है, फिर आ बोलना है, फिर मा और आ। ये राम ही लिखा है, ठीक है, मैंने जो लिखा है वो राम ही लिखा है, लेकिन इसको मानक दृष्टि से सही नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पे जो स्वर आया है ना, व्यंजन के बाद, ये जस्ट इनकी मात्रा के रूप में आ जाता है। कैसे आता है ये देखिए, ये र हो गया, बड़े आ की मात्रा क्या है? एक खड़ी पाई है, तो एक खड़ी पाई लिख दिया हमने। अब ये माँ और आ, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है ना, इसलिए बस माँ से इसका हलंत हट जाएगा और ये लिखाएगा राम। बाकी यहाँ पे जो लिखा हूँ वो हुई उच्चारण यहाँ पे है और सेम उच्चारण इस यहाँ पे भी है, ठीक है। अब समझ में आया मात्रा और स्वर में क्या अंतर है। स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में उपयोग किया जाता है, और कभी कभी स्वर में भी हमें मात्रा आपस में स्वर को मिलाकर भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये मात्रा हो गया। अब मात्रा के अनुसार भी स्वरों की गिनती की जाती है, ठीक है, मात्रा के अनुसार भी स्वरों की गिनती की जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। री तक लेते हैं तो ये 10 है, ठीक है। तो मात्रा के अनुसार ये हमारे स्वर कितने हैं? 10 है, मात्रा के अनुसार ये 10 है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मात्रा के अनुसार से आपके स्वर कितने हैं, है ना, तो याद रखिएगा कभी कभी पूछेगा मात्रा अनुसार, है ना, मात्रा अनुसार। तो इसमें कभी ऑप्शन रहता है आपका 1, ऑप्शन रहेगा 2, ऑप्शन रहेगा 3 और ऑप्शन रहेगा 4। अब आप क्या लगाएंगे, है ना, हमने तो यहाँ मात्रा 10 पढ़ा है, जबकि हमारे ऑप्शन में 1 2 और 3 और 4 है, इससे ज़्यादा हमारे ऑप्शन में नहीं है। तब आप याद रखिएगा, यदि आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो उसमें लघु और गुरु पढ़ा होगा। बचपन की बात याद कीजिए, जब हमको टीचर मैडम पढ़ाती थी, छोटे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए। तो ये छोटा बड़ा मिला के, है ना, एक को हम बोलते हैं लघु, ठीक है, छोटे वाले को लघु बोलते हैं, और जो बड़े आ की मात्रा होता है उसको हम बोलते हैं गुरु। तो इस प्रकार से हमारे स्वर दो प्रकार से और मिलते हैं मात्रा के हिसाब से, लघु और गुरु। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2। यदि मात्रा के अनुसार देखा जाए तो स्वर मात्र दो प्रकार के हैं, छोटे आ और बड़े आ, है ना। तो स्वर में इतनी सारी कंफ्यूजन है, आराम से इसको पढ़ते जाइएगा, है ना, समय से। अब डेली क्लास अटेंड करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं ये, अब हम आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक का ऑप्शन आपको बना के बता दिया था, राम को कैसे लिखते हैं, उसी प्रकार जैसे मैं मीरा लिख रहा हूँ, है ना, उसी प्रकार मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको मीरा को कैसे लिखते हैं, ठीक है, मीरा को कैसे लिखते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले लें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माँ, है ना, माँ प्लस करूँ या फिर प्लस ना करके, चलिए प्लस ही लिख देता हूँ। मी में बड़ई की मात्रा होती है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ई, ठीक है। मी प्लस र प्लस आ, ये देखिए ये भी मीरा ही लिखा है, ठीक है। माँ ई, देखिए पहले माँ का उच्चारण कीजिए, हल्का माँ, फिर बड़ई की मात्रा बोलिए, फिर अ और आ, है ना, तो ये होता है मीरा। लेकिन ये हमारा मानक दृष्टिकोण से सही नहीं है। तब हम क्या लिखेंगे, इस माँ को ये ई पूरा कर देगा तो ये हो जाएगा बड़े ई की मात्रा कुछ इस प्रकार से लगती है। देखिए बड़े की मात्रा ये है, ठीक है, और ये र है, ये र है, और इसमें बड़े आ है तो बड़े आ में खड़ी पाई रहती है, खड़ा है तो ये खड़ा, ये खड़ी लकीर, ये होता है मीरा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे मात्रा की ओर। मात्रा लगाने का तरीका अब हम यहाँ पे सीखेंगे
किसी भी शब्द में मात्रा कैसे लगाया जाता है। तो एक तो मात्रा लगाने का तरीका रहता है वर्ण के पीछे। तो वर्ण के पीछे मतलब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क, तो क के पीछे कौन सी मात्रा लगेगी, बड़े आ की मात्रा लग सकती है, ठीक है। को, है ना, ओ की मात्रा, बड़े आ की, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और ये ओ की मात्रा। उसी प्रकार की और कहा, ये सब वर्ड के, ये सॉरी, ये सब वर्ण के पीछे लगने वाली मात्रा है। वर्ण के पहले लगने वाली मात्राएं केवल एक है, छोटा ई, जैसे ये मी, है ना, मीरा, या फिर मीरा ना लिख के और कुछ नहीं लिख दीजिए, नीलम, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वर्ड के पीछे लगती है। और कुछ मात्राएं जो है वो वर्ण के नीचे लगती है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जैसे ये गुरु, ठीक है, गुरु, ये वर्ड के आपके पीछे लगा है। इसी प्रकार ये बड़ा ऊ हो गया। और री की मात्रा जैसे लिखते हैं ना, मृतक, मृतक, इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ मात्राएं नीचे लगती है और वर्ण के ऊपर भी बहुत सारी मात्राएं आती है, जैसे मैं, है ना, के और चांद। ये देखिए, इसमें जितनी भी मात्राएं हैं हमारे वर्ण के ऊपर लगी है। पहले, सबसे पहले देखिए वर्ण के पीछे कितनी मात्राएं हैं, एक दो, वैसे इसमें आपको पूछेगा नहीं, बस ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है ना। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सी मात्राएं वर्ण के पीछे लगती है, कौन सी मात्राएं वर्ण के आगे लगती है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन ये आपको जानना आवश्यक है कि कौन सी मात्रा वर्ण के पीछे लगती है और कौन सी जो मात्राएं हैं वर्ण के आगे लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब नोट में एक बात देखिए, जब स्वर जो है शब्द के शुरुआत में हो तो अपने मूल रूप में आता है। मूल रूप और मात्रा रूप समझ में आ गया ना। देखिए, किसी भी स्वर का, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, है ना, जिसमें मैं यहाँ लिखता हूँ ये अ, ये इसका मूल रूप है, ये बड़े आ, और इसकी मात्रा रूप क्या है, तो इसकी मात्रा रूप ये है। तो क्या कहा गया है, जब स्वर शब्द के शुरुआत में हो तब वो क्या है, मात्रा के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे आदमी, ये आदमी लिख लिया, ठीक है, ये हमने लिख लिया आदमी। तो ये जो आ है ना, शुरुआत में आया है इसलिए अपने मूल रूप में आया है। यदि बीच में जैसे आता, जैसे बाद में आया है या बीच में आता, बाद या बीच में, है ना, जब वो वर्ण के बाद या बीच में आएगा तब वो मात्रा के रूप में रहेगा। जैसे इसमें देख लीजिए, ये जो अ है पहले आया है इसलिए अपने मूल रूप में आया है। इधर देखिए, माँ में बड़ी की मात्रा, मतलब यहाँ बड़ी ई आई है ना, बड़ा ई आया है, तो ये अपने मूल रूप में ना आकर मात्रा के रूप में आया है। यदि हम इसका अलग करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, आ प्लस द, है ना, नीचे हलंत है, प्लस ये आ, ठीक है, प्लस ये देखिए, है ना, ये जो आ शुरू में आया है, ये वाला शुरू देखिए, ये आ शुरू में आया है इसलिए ये सामने में है। द के बाद छोटा आया है, लेकिन आ यहाँ पे आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस ये जो आ है इस द को पूरा कर दिया मात्रा के रूप में, छोटे आ की मात्रा। ये माँ है, आधा माँ है ना, ये ई जो है इस आधा माँ को पूरा कर दिया, तो ये मात्रा के रूप में आ गया ई, ठीक है। वही कहा गया है, जब स्वर जो है शुरुआत में होगा तो वो अपने मूल रूप में आएगा, मध्य में होगा तो अपने मूल रूप में ना आकर मात्रा के रूप में व्यंजन को सहारा देगा। और जो, हाँ, फिर लास्ट देखते हैं, ये मध्य में अगर लगातार दो बार आ जाए, है ना, जब मध्य में लगातार दो बार, है ना, चाहे मध्य में हो चाहे शुरू में हो, यदि वो लगातार दो बार आ गया, कौन सा स्वर, स्वर यदि लगातार दो बार आए तो पहला, है ना, पहला मात्रा के रूप में आएगा और दूसरा जो है अपने मूल रूप में आ जाएगा, ठीक है। पहला जो है अपने मात्रा के रूप में आएगा और दूसरा जो है अपने मूल रूप में आएगा। चलिए अब इसकी उदाहरण देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिख लिया, गुंजाइश, गुंजाइश, ये देखिए गुंजाइश, है ना। अब इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, कैसे लिखूंगा देखिए, तोड़ के, गु प्लस, मैं चाहता तो इसको तोड़ सकता था, लेकिन जहां पे बताना है बस वही बता रहा हूँ। ये देखिए ज, ये ज हमारा आधा है,
ठीक है, ये ज आधा है प्लस, उसके बाद आ प्लस, बाद ई प्लस और ये श, है ना। अब देखिए ये तो ग मैं पूरा लिख दिया हूँ, इसमें ग और उ मिला सकता था। इसमें देखिए इस ज को ये आ पूरा कर रहा है तो जा में बड़े आ की मात्रा आ गया, लेकिन ये इस ई को सहारा देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, इसके पहले कोई व्यंजन नहीं है, इसलिए ये अपने पूर्ण रूप में आ गया है। बाकी ये श है, स के बाद भी ऐसा हम अ लगा सकते हैं, ठीक है, श के बाद भी एक ऐसा अलग आ जाए, तो ये हो गया गुंजाइश। ठीक है, ये हो गया गुंजाइश। वही कहा गया है जब मध्य में आए लगातार तो पहला वाला अपने मात्रा के रूप में आएगा और दूसरा जो है अपने मूल रूप में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब हम स्वरों की वर्गीकरण करते हैं, स्वरों के प्रकार वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग हमने बांटा है वो आपके उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति मतलब वो बना कैसे है। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब होता है कि वो बना कैसे है। ठीक है, उत्पत्ति का जैसे कुछ भी चीज बनाते हैं तो उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति मतलब बनना। तो स्वर का निर्माण कैसे हुआ है या फिर वो बना कैसे हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं, एक मूल है, दूसरा संधि स्वर है और तीसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं मूल स्वर क्या है। याद रखिएगा इन्हीं मूल स्वर से अ, ई, उ और ये री। ठीक है, अ, ई और ई री, यही हमारे मूल स्वर है। ठीक है, यही हमारे मूल स्वर हैं, इसके अतिरिक्त और कोई भी स्वर मूल नहीं है। इन्हीं चारों से, ठीक है, इन्हीं चारों का उपयोग करके, इन्हीं चारों का उपयोग करके पूरे बाकी के स्वर बनाए गए हैं। ठीक है, इन्हीं चारों का उपयोग करके बाकी के स्वर बनाए गए हैं। तो अ, ई, उ, री, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वर की संख्या होती है 4। ठीक है, मूल स्वर की संख्या होती है 4। ये हमारा है मूल स्वर। इससे पहले मुझे दीर्घ स्वर बताना था, यहाँ संधि लिखा गया है, ये हो गया है ना, ये हमारे मूल स्वर हो गए। अब देखिए इन्हीं 4 मूल स्वर से किस प्रकार और स्वरों का निर्माण होता है। अब हम यहाँ देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, तो इन्हीं मूल स्वर को दुगना करके, है ना, शुरुआत के 3 जो स्वर हैं उनका दुगना करके, उनका दुगना करके दीर्घ स्वर बनाया जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर कैसे बनाया जाता है, तो दीर्घ स्वर जो है मूल स्वर को डबल करके, जितने भी मूल स्वर हैं उन्हें डबल करके बनाया जाता है। देखिए हमारे इस प्रारंभ के 3 मूल स्वर हैं अ, ई, उ, इसी को 2 बार लिखकर, 2 बार कैसे लिखेंगे, ये देखिए अ प्लस अ, ये हो गया आ। ठीक है, अ प्लस अ, ये हो गया आ। ये ई प्लस ई, सॉरी है ना, ई प्लस ई, ये छोटा ई है ना, ये बड़ा यहाँ पे बन जाएगा बड़ा ई, ये इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार उ को ये देखिए उ प्लस उ, छोटा उ है और ये बन जाएगा हमारा बड़ा उ। ठीक है, तो देखिए मूल स्वर कितने थे, आ, ई, उ और री। उन्हीं मूल स्वर के प्रारंभ के 3 स्वर को आपस में जोड़कर या उसी को 2 बार बोलकर, ठीक है, उसी को 2 बार बोलकर दीर्घ स्वर बनाया गया है। दीर्घ स्वर बनाया गया है। आ को जोड़कर आ बनाया गया, ई को जोड़कर ई बनाया गया और उ को जोड़कर बड़ा उ बनाया गया। इस प्रकार हमारे कितने स्वर का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। इसका मतलब है दीर्घ स्वर की संख्या होती है 3। ठीक है, और मूल स्वर की संख्या होती है 4। मूल स्वर की संख्या होती है 4। टोटल हमने स्वर कितने पढ़े थे, 11। ठीक है, ये 4 और 3 7, हमको 4 और स्वर बनाने हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं संधि स्वर। याद रखिएगा, आप यदि आप ये संधि स्वर समझ गए तो आने वाले संधि का जो चैप्टर है वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आने वाले जो संधि का चैप्टर है वो आपसे नहीं छूटेगा। अब हम बनाने वाले हैं संधि स्वर। संधि स्वर कैसा होगा, ये देखिए, तो अ प्लस, है ना,
अ प्लस उ, आ प्लस पहले ई ले लेते हैं, ई है ना, आ प्लस ई करेंगे तो ये बन जाता है हमारा ए। ये देखिए आ प्लस ई करेंगे तो ये बन जाएगा ए। उसी प्रकार इसी अ में, है ना, यदि हम इस ए को मिला देंगे तो ये बन जाएगा ए। ठीक है, ये बन जाएगा ए। दो का निर्माण हो गया। दो संधि स्वर हमको और बनाने हैं। ठीक है, दो संधि स्वर हमको और बनाने हैं, तो क्या करेंगे, अ प्लस उ, ये हो जाएगा ओ। ओ, ठीक है, और अ प्लस ओ, ये मिलके बन जाएगा औ। ये देखिए इस प्रकार, तो ये होता है संधि स्वर। ठीक है, समझ में आ गया। इन्हीं स्वरों को मिलाकर प्रारंभ के जो प्रारंभ के 3 अक्षर, सबसे पहले मूल होता है अ ई उ री। री को हम इसलिए नहीं मिलाते क्योंकि वास्तविक में जो री है हमारे हिंदी के स्वर नहीं है, क्योंकि हमको इसको पढ़ना रहता है व्याकरण में, इसलिए हम री का बताते हैं। वैसे री का हमारे हिंदी के व्याकरण में कोई खास फर्क नहीं पड़ता और ना ही री का ज़्यादा उपयोग है, फिर भी इसको पढ़ा जाता है हिंदी के स्वर के साथ। तो आप देखेंगे कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, मूल स्वर की संख्या है 4, अ ई उ और री। और प्रारंभ के 3 स्वरों को यदि हम आपस में दोबारा जोड़े या फिर उसी को जोर से बोले, जैसे अ आ ई उ, मतलब उसी को जोर से बोलने पर हमको दीर्घ स्वर मिलता है। ठीक है, मूल स्वर को हम आराम से बोलते हैं जैसे अ, और दीर्घ स्वर को आ ई उ, इस प्रकार ये बनता है दीर्घ स्वर। संधि स्वर क्या होता है, हमारे अ के साथ जब ई को मिलाएं तो ए बना। ठीक है, अ के साथ इस ए को मिलाए तो ए बना, और अ के साथ उ को मिलाए तो ओ बना, और अ के साथ अ को मिलाए तो हमारा औ बन गया। इस प्रकार हमारे पूरे 11 स्वर बन गए। कितना, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 7, और यहाँ पे पुनः 4 स्वर हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर जिसमें अ उरी आता है, दीर्घ स्वर और संधि स्वर। ठीक है, बाकी अगला क्लास नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।